ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 7। लेकिन अब वह पूरी तरह से जोसेफ के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। खंडाला घाट का सबसे खतरनाक और तीखा मोड़ सामने है। इस मोड़ पर एक लोहे का मजबूत बैरिकेड या रेलिंग लगा हुआ है, जिसके उस पार सिर्फ मौत है। एक बहुत गहरी, पथरीली और अंधेरी खाई। जोसेफ अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को घुमाने की कोशिश करता है ताकि कार पहाड़ से टकरा जाए, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कार मुड़ नहीं पाती। कैलाश सेठिया को समझ आ जाता है कि अब सब खत्म होने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने दोनों हाथ आगे कर लेते हैं, जैसे वो किसी अदृश्य चीज को रोकना चाहते हों। उस आखिरी पल में उन्हें अपनी अरबों की दौलत, अपना रुतबा, अपना व्यापार, खंडाला की वो जमीन, कुछ भी याद नहीं आता। उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी अर्चना और अपने बच्चों करण और अर्जुन के मासूम चेहरे याद आते हैं। कैलाश के मुंह से आखिरी कांपते हुए शब्द निकलते हैं, अर्चना, मेरे बच्चे। अगले ही सेकंड तेज रफ्तार काली कंटेसा कार एक भयानक धमाके के साथ लोहे के उस मजबूत बैरिकेड से जा टकराती है। बैरिकेड के मोटे लोहे के पाइप और कंक्रीट के पिलर कागज की तरह मुड़ जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। कार हवा में उछल जाती है। कुछ पलों के लिए कार हवा में तैरती है और फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है। वो भारी कार सैकड़ों फुट गहरी खाई की तरफ तेजी से गोते खाने लगती है। हवा में कार कई बार पलटती है। अंदर बैठे कैलाश और जोसेफ सीट से टकरा रहे हैं। नीचे खुरदरी चट्टानों से टकराने की भयानक आवाजें आती हैं। कांच टूटने, धातु के मुड़ने, पिचकने और टूटने की आवाजें पूरे घाट की वादियों में गूंज उठती हैं। कार खाई के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ी और नुकीली चट्टान से जा टकराती है। टकराते ही कार पूरी तरह से पिचक कर एक कबाड़ के डिब्बे में बदल जाती है और फिर उसमें एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। बूम! आग की एक बहुत विशाल, खौफनाक लपट आसमान की तरफ उठती है। कार के फुल पेट्रोल टैंक में आग लग चुकी है। खाई के उस घने अंधेरे में अब सिर्फ आग की भयानक लपटें और काला, गाढ़ा धुआं नजर आ रहा है। उस आग में कैलाश सेठिया की सारी दौलत का गुरूर, उनकी सारी सफलताएं, उनका रुतबा और उनका पूरा वजूद जलकर राख हो रहा है। जोसेफ और कैलाश सेठिया दोनों की मौके पर ही बहुत दर्दनाक मौत हो चुकी है। धमाके और आग ने उनके शरीर को इस कदर जला दिया है कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। हाईवे पर ऊपर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। लोग अपनी कारों से उतरकर नीचे खाई की तरफ देख रहे हैं। हर कोई डरा हुआ है। ट्रक वाले, बस वाले सब किनारे खड़े हैं। पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किए जा रहे हैं, लेकिन वहां खड़ा हर इंसान जानता है कि इतनी गहरी खाई और इतनी भयानक आग से किसी का भी जिंदा बचना नामुमकिन है। इन्हीं तमाशबीनों के बीच, भीड़ से थोड़ा दूर, एक ऊंची चट्टान पर चक्रेश खड़ा है। वह अब उस मैकेनिक वाले नीले ओवल में नहीं है। उसने वही पुरानी साफ पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी है। वह यहां एक लोकल एसटी बस से बहुत पहले ही पहुंच गया था। उसे पता था कि गाड़ी इसी घाट के घुमावदार रास्तों पर आकर अपना दम तोड़ेगी, क्योंकि शहर से यहां तक का लंबा सफर ब्रेक फ्लूइड को पूरी तरह सुखाने के लिए काफी था। चक्रेश के चेहरे पर ना तो कोई डर है, ना कोई घबराहट और ना ही किसी इंसान के मरने का कोई पछतावा। वो बिल्कुल शांत है, एक खूंखार शिकारी की तरह जिसने अभी अभी अपने सबसे बड़े शिकार को अपने ही बिछाए जाल में फंसाकर मार गिराया है। वो अपनी पैंट की जेब से माचिस निकालता है और एक सस्ती सी सिगरेट सुलगाता है। वह गहरा कश खींचता है और धुआं हवा में छोड़ते हुए नीचे खाई में जलती हुई कार की लपटों को बहुत ध्यान से देखता है। वह आग उसे सुकून दे रही है। उसकी आंखों में उस आग का अक्स चमक रहा है। चक्रेश अपने आप से बेहद सर्द, डरावनी और खौफनाक आवाज में बात करता है। मैंने अपनी कानून की किताबों में बहुत गहराई से पढ़ा है। हर जुर्म, हर अपराध के पीछे दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, यानी एक मुजरिम का काम और उसका इरादा। मेरा इरादा तुम्हें मारने का जरूर था कैलाश सेठिया, लेकिन मैंने तुम्हें मारा नहीं। मैंने तुम्हारे सीने में कोई गोली नहीं उतारी, तुम्हारे पेट में कोई चाकू नहीं घोंपा। मैंने तो सिर्फ एक रबर की नली काटी थी।
तुम मरे हो अपनी इस तेज रफ्तार से, इस खाई की गहराई से और इस भयानक आग से। वह सिगरेट का एक और कश लेता है और मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में एक शैतान नजर आ रहा है जो इंसानी खून का स्वाद चख चुका है। चक्रेश आगे कहता है, दुनिया और इस अंधे कानून की नजर में ये कोई कत्ल नहीं है, ये सिर्फ एक दुखद सड़क हादसा है, एक अमीर आदमी की बहुत बड़ी बदकिस्मती। कुछ ही देर में पुलिस आएगी, लाशों को निकालेगी, रिपोर्ट लिखेगी और केस बंद हो जाएगा। किसी को कभी मुझ पर, एक गरीब झोपड़पट्टी वाले चक्रेश पर रत्ती भर भी शक नहीं होगा। मैं तो इस तस्वीर में कहीं हुई नहीं। चक्रेश सिगरेट को जमीन पर फेंकता है और उसे अपने पुराने जूते की एड़ी से बुरी तरह कुचल देता है। वो आखिरी बार उस जलती हुई चिता को देखता है जहां कैलाश सेठिया का साम्राज्य खाक हो रहा है। चक्रेश आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, खेल का पहला मोहरा कट चुका है, राजा मारा गया। अब शतरंज की इस बिसात पर बची है सिर्फ तुम्हारी रानी अर्चना और तुम्हारी वो बेहिसाब दौलत। आज शाम तुम्हारे घर में जन्मदिन का केक नहीं कटेगा कैलाश, आज वहां तुम्हारी मौत का मातम मनेगा। और जब वो पूरी कोठी आंसुओं और खौफ में डूबी होगी, तब मैं उस कोठी के अंदर कदम रखूंगा, एक फरिश्ते की तरह नहीं, बल्कि मौत के एक नए और खौफनाक साए की तरह। चक्रेश पलटता है और हाईवे पर जमा भीड़ में ऐसे घुल मिल जाता है जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। अब उसकी मंजिल वापस मुंबई है, वो कोठी कैलाश विला जो आज रात हमेशा के लिए अपना मालिक बदलने वाली है। चक्रेश के खौफनाक चक्रव्यूह का पहला चरण बहुत ही कामयाबी के साथ पूरा हो चुका है। अब अगली बारी उस घर की, उस बेसमेंट की और अर्चना की थी। मौत का सौदागर अब खौफ का सौदागर बनने जा रहा था। मुंबई का आसमान आज बहुत उदास है। जिस शहर में कभी रात नहीं होती, जहां की सड़कें हमेशा रोशन और गुलजार रहती है, वहां आज एक बहुत गहरी, खामोश और डरावनी रात उतर आई है। जुहू के उस आलीशान कैलाश विला में, जहां कुछ घंटों पहले तक हंसी, खुशी, तेज संगीत और बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ मौत का सन्नाटा और दर्दनाक विलाप है। कैलाश विला का मुख्य द्वार, जो कल तक मेहमानों के स्वागत के लिए चौड़ा खुला रहता था,